Good morning, friends. Today we will start our new chapter, chapter number 7, part first. In that chapter, we have seen science and technology. अब अगर आप लोगों को पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, अब तक हमने हमारे चैप्टर्स में बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं. जैसे कि हमने पढ़ा है वी हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स लाइक एग्जाम्पल ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमने पढ़ी. उसके बाद हमने इंडिया का इवेंट पढ़ा, फिर इंटरनेशनल चैलेंजेस क्या थे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पढ़ी, फिर एजुकेशंस के बारे में पढ़ा. उसके बाद हमने वुमेंस की एम्पावरमेंट के बारे में भी पढ़ा. अब हम क्या पढ़ेंगे, तो अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके की, देखिए मैंने ये पिक्चर में आपको दिया है कि किस तरह से किस किस लेवल की टेक्नोलॉजी होती है. जैसे इलेक्ट्रॉनिक होगी, सिविल होगी, क्लिनिकल होगी, मेडिकल होगी, नेचुरल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस, अर्थ से रिलेटेड, इकोनॉमिक बिजनेस से रिलेटेड, एजुकेशनल से, पॉलिटिक्स से, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशंस, बहुत सारे मीन्स एग्रीकल्चर, फिलोसफी, एथिक्स, आर्ट्स. सो ये सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है. हम ये नहीं कहते कि साइंस और टेक्नोलॉजी किस हद तक, ये इस हद तक है कि हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते करते थक जाते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जो आज हम अप्लाई कर रहे हैं, देखिए आज हम ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, राइट. हम आपके लिए यूट्यूब पे चाहे यूट्यूब्स पे वीडियोस अपलोड करते हैं, आप उसे देखते हो, तो दिस इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी. ये साइंस का ही एक पार्ट है. सो वाई दिस नीड, बिकॉज दिस इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशराइज, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ. अभी जो कोरोना का, जो कोविड-19 का इतना बड़ा मैशअप फैला पड़ा है, उसकी वजह से भी हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना फ़ायदा हो रहा है, किस तरह का फ़ायदा हो रहा है, वो हम देख रहे हैं, राइट. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. In this chapter, we shall study Indian achievements in the area of science and technology. अब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले, हमारी इंडिया ने क्या क्या अचीव किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कि किस एरिया तक, किस हद तक जाके उन्होंने इसे अचीव किया. Also, we are going to learn about the important institution in the areas of science and technology and their contribution. अब देखा जाए तो होमी भाभा सेंटर हो गया, सबसे बड़ा साइंस का. पोखरन का जो टेस्ट हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा, न्यूक्लियर टेस्ट थे. हमारे जो मिसाइल मैन थे, हमारे अब एपीजे कलाम जी हो गए, होमी बाबा जी हो गए, ऑटोमिक बस ये बहुत सारे, ध्रुवा, देन बीआरसी मुंबई का जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो. तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है, राइट. सो ये हमारे साइंस को कितने अचीव किया, मीन्स किस लेवल तक ले जाके हमको बिठाया है, तो वो हम देखेंगे. इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, अब ये इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 में स्टार्ट हुआ, राइट. इनके जो मेन जो करता धरता थे, कौन थे डिपार्टमेंट हेड, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वांट टू नर्चर अ साइंटिफिक टेम्पर एंड ब्रिंग अबाउट द नेशन प्रोग्रेस. अब जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट मीन्स हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू जी थे, उनका मानना ऐसा था कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ अपना झुकाव करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, बढ़ना चाहिए. फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव ही सेट अप द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑन 10 अगस्त 1948. इसी वजह से उन्होंने क्या किया, एक कमीशन बिठाया, जिस कमीशन को नाम क्या दिया उन्होंने, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो 10 अगस्त 1948 में डेवलप हुआ. डॉक्टर होमी बाबा वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन. और सबसे पहले चेयरमैन जो थे डॉक्टर होमी बाबा, इस संस्था की या इस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरपर्सन थे वो होमी बाबा जी थे, राइट. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कमीशंस वर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी, increase the yield of food grains and make them last longer, set up the technology for achieving this and development nanotechnology. अब उन्होंने क्या किया, ही वॉज द ग्रेट पर्सन. सो उन्होंने क्या किया कि किस तरह से इस एटॉमिक एनर्जी को इंक्रीज़ किया जाए, किस तरह से फूड ग्रेन हो गए ज़्यादा दिन तक ये कर सके. तो इस टेक्नोलॉजी को अचीव करने, नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स बारीकियों के साथ, जिसे हम कहते हैं, उन्होंने डेवलप किया. इन 1956 द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेटअप अप्सरा, अ न्यूक्लियर रिएक्टर फंक्शनिंग ऑन द एटॉमिक एनर्जी. और 1956 में सबसे पहला डिपार्टमेंट ने एटॉमिक एनर्जी सेटअप किया, जिसे नाम दिया अप्सरा. जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, जो फंक्शनिंग, किस तरह से एटॉमिक एनर्जी का फंक्शन होता है, वो उन्होंने दिखाया. इन 1969 एटॉमिक पावर स्टेशन वॉज सेटअप एट तारापुर. और सबसे पहला जो एटॉमिक पावर स्टेशन सेटअप हुआ कहाँ हुआ, तो तारापुर में हुआ, जो 1968 में हुआ. अ रिएक्टर रिसर्च सेंटर was set up at a Kalpakam in Tamil Nadu to successfully use thorium for a generating atomic power. The role of a reactor is important in developing atomic power. और जो थेरम यूज़ हुआ, और जो रिएक्टर रिसर्च सेंटर जो सेटअप किया था कल्पकम में, तमिलनाडु में, जो सेटअप सक्सेसफुली थेरम का यूज़ किया था जेनेटिक पावर,
जनरेटिंग एटॉमिक पावर का जो इस्तेमाल हुआ, द रोल किस तरह से उस रिएक्टर का था, किस तरह से डेवलपिंग हुआ, एटॉमिक पावर किस तरह से डेवलप की उन्होंने, वो सारा दिखा देखने को मिला. फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग द हैवी वाटर नीड फॉर द जनरेट ऑफ एटॉमिक पावर वर सेट अप एट वर्धा, तेलचर, ट्यूटेनरो, कोटा एक्सेट्रा, एंड इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड अ हैवी वाटर प्रोजेक्ट. और ये जो सारे हैवी वाटर प्रोजेक्ट जो इंस्टीट्यूट के थे, जिन्हें कहा गया कि जहाँ पे पानी जो मैन्युफैक्चर किया, फैक्ट्रीज का जो पानी था, हैवी वाटर नीड फॉर जनरेट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पावर, एटॉमिक पावर किस तरह से डेवलप होता है. सो ये हैवी वाटर प्रोजेक्ट वाज सेटअप टू कैरी आउट रिसर्च on manufacturing heavy water within the country. It was a later renamed heavy water board. और उसे क्या नाम दिया गया, heavy water board के नाम से उसे जानने लगे. Let's find out. 28th February is celebrated all over country as a science day. अभी हमने सेलिब्रेट किया, देखिए लास्ट ईयर 28th फरवरी को साइंस डे करके. सो व्हाट एक्टिविटी डू यू रन इन योर स्कूल ऑन दिस डे? सो यू हैव टू जस्ट write an activity in your notebook. Okay, this is your first activity in part first 7 chapter. Now ध्रुवा न्यूक्लियर रिएक्टर. अब ये जो ध्रुवा न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये क्या है? In 1985 a complete Indian made nuclear reactor called Dhruva was started at a Trombay near Mumbai. अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर बना, ये कब बना? ये ट्रॉम्बे जो है मुंबई के पास, वहाँ पे बनाया गया. द ध्रुवा न्यूक्लियर रिएक्टर यूज यूरेनियम एज अ फ्यूल. और इसमें फ्यूल का इस्तेमाल क्या था? यूरेनियम. यूरेनियम एक ऐसी चीज़ है जो सबसे महंगी होती है. इट्स नॉट गेट प्रॉपर, मीन्स इट नॉट गेट इजीली. At this center 350 रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस आर प्रोड्यूस. और उस सेंटर में, जो ध्रुवा सेंटर था, वहाँ पे ये 350 रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का प्रोडक्शन होता था. दे आर यूज इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन. और इसका जो भी रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोडक्शन होता है, ये किस लेवल तक इस्तेमाल होता है? तो इंडिया इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ में हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है. नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट पॉइंट, that is a Nuclear Power Corporation of India, LTD, NPCIL. अब NPCIL क्या था ये? So we have seen that. The company was set up in 1987 to generate electricity from atomic energy. अब ये जो न्यूक्लियर पावर था, ये कॉरपोरेशन क्या था इंडिया का? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना एटॉमिक एनर्जी के द्वारा. द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी इज टू मास्टर एंड डेवलप अ टेक्नोलॉजी टू जनरेट सेफ, चीप एंड इन्वायरमेंटल प्रॉफिटेबल पावर एंड मेक द कंट्री सेल्फ सफिशिएंट. अब इनका मोटिव क्या था? कि ये इस तरह का पावर डेवलप करें, मीन जो प्रॉफिटेबल हो, कंट्री के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो, मीन्स कंट्री के अंदर ही जिसका डेवलपमेंट किया जाए, जिसे बाहर से ना लाना पड़े. तो ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया, मीन्स जो एलटीडी थी, एनपीसीएल जो था, एनपीसीआईएल जो था कंपनी, वो उनका मोटिव ऐसा था कि जो इंडिया को डेवलप कर सके मोर देन, किस तरह से एनवायरनमेंट का प्रॉफिट किस तरह से हो, चीप रेट में, कम खर्चे में जनरेट हो, सेफली टेक्नोलॉजी का ये किया जाए. नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ न्यूक्लियर टेस्ट. अब न्यूक्लियर टेस्ट, अगर आपने मूवी देखी है पोखरन, अगर आपको याद हो, किसी ने देखी हो, तो इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो पोखरन में हुई थी पहली, तो वो किस तरह से हुई थी, अब वो हम देखेंगे. इंडिया सक्सेसफुली परफॉर्म्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन इन राजस्थान ऑन 18th May 1974 इन consonance with the policy of using nuclear energy for a peaceful purpose. अब जो peaceful purpose के लिए, मीन्स शांतिपूर्वक इस एनर्जी का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सके, तो इंडिया ने ये सबसे पहली टेस्ट की थी 1974 में, 18 मई को, राजस्थान में. ये जो पोखरन प्लेस है राजस्थान में, वहाँ पे ये टेस्ट की गई थी और ये सक्सेसफुली हुई थी. सो हु विल डन दैट? द डॉक्टर होमी बाबा सेड. सो एंड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, मीन्स खुद की सफलता के लिए. सो the reason why India took this decision was China nuclear capability and Pakistan disappeared effort to acquire nuclear weapons with China's help. अब ये हमने पोखरन टेस्ट क्यों की थी? तो उस समय चाइना और पाकिस्तान एक थे, तो वो भी इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे थे, मीन्स इस तरह के न्यूक्लियर वेपन का वो कर सकते थे. तो उनसे जो भी डेस्परेट थे वो लोग भी, तो इस वजह से हमारे देश ने भी ये कदम उठाया. डॉक्टर होमी बाबा said the chairman of the Indian Atomic Energy Commission and Dr. Rajaraman, director of the Baba Atomic Research Center, played a major role in condition this nuclear test. और इस दो न्यूक्लियर टेस्ट के लिए डॉक्टर जो राजा रमन्ना थे और होमी बाबा सीट थे, तो इन दोनों ने बहुत अच्छा, कहते हैं, सहभाग लिया, जो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें. एटॉमिक रिसर्च सेंटर
played a major role in conducting the nuclear test. Prime Minister Indira Gandhi took the decision for carrying out a nuclear explosion. और इसके लिए हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इसके लिए डिसीजन लिया फॉर कैरिंग आउट अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। मीन्स वो क्या इस तरह से शांतिपूर्वक ये सब करेंगी पता ना चलते। पोखरण वॉज चूजन ऑन द बेस ऑफ रिक्वायर क्राइटेरिया फॉर द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट एंड नो ग्राउंड वाटर रिजर्व। अब ये पोखरण जगह ऐसी है जहाँ पे सिर्फ रेती है, तो ये जगह क्यों चुनी गई? तो ये जनहित की जनहित के बारे में सोच के, पानी के बारे में सोच के, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट के लिए उस जगह का चुनाव हुआ है कि जहाँ पे सिर्फ रेती है, तो जहाँ धमाका भी होगा तो ह्यूमन बींग्स को हानि नहीं होगी, वहाँ के वाटर में पोल्यूशन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों की पूरी तरह से जानकारी लेने के बाद ही पोखरण प्लेस को चुना गया। In 1974, when India carried out her first nuclear test at Pokhran, the USA refused to give India the technology for a defense-related field such as space research, communication and missile development. अब जब हमने पहला टेस्ट किया पोखरण में तो हमारा टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, उस वजह से यूएसए ने क्या किया, हमारे साथ जो रिलेशन थे टेक्नोलॉजी डिफेंस के लिए जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते थे, कम्युनिकेशन मिसाइल डेवलपमेंट, वो उन्होंने क्या किया, रोक दिया। उन्होंने हमसे उसके बारे में मतलब हमसे कहते हैं ना एक रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको मदद नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट इंडिया अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग इट्स ओन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और फिर इंडिया को इस वजह से एक चांस मिला कि हम क्यों ना हमारी खुद की मिसाइल प्रोग्राम्स डेवलप करें, व्हाई नॉट। सो विदाउट डिपेंड अपॉन द यूएसए, this India joined the rank of a nation like USA and USSR, France, China and Germany who had their own missile program। और फिर इंडिया ने भी खुद का मिसाइल प्रोग्राम फ्रेम किया। सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, अब जो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुई थी वो 11 मई 1998 में हुई थी। इंडिया कैरिड आउट सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट टू प्रूव इट्स न्यूक्लियर प्रिपेयर। अब इंडिया ने प्रिपेयरनेस दिखाया कि हमने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किस तरह से की, तो उसके बारे में उन्हें जानकारी तक पता नहीं चली। पाकिस्तानी लोग पता करने की कोशिश कर रहे थे कि ये टेस्ट किस तरह से ये लोग करते हैं, क्या कर रहे हैं। सो दे हैव टू जस्ट मेक अ रेडार ऑन दैट। बट ये टेस्ट भी 3 टाइम ये टेस्ट हुई, थ्री टेस्ट वेयर डन ऑन दिस डे। एक ही दिन में 3 बार टेस्ट हुई। व्हेन द one of them was the hydrogen bomb. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee assured that there would be no first use for a nuclear weapon by India। और जो सबसे पहला बम था वो हाइड्रोजन बम था। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने वादा किया था कि ये बम है, ये न्यूक्लियर वेपन है, ये पहले बार यूज नहीं होगा। बट द यूएसए इम्पोज्ड इकोनॉमिक सेंक्शन ऑन इंडिया इमिडिएटली। और उसी दरमियान यूएसए ने इमिडिएटली सेंक्शन किया इकोनॉमिक सिचुएशन को, उन्हें इमिडिएटली सेंक्शन किया। राइट, नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ मिसाइल डेवलपमेंट। अब हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, हम उन्हें रीडिंग डे, उनके जन्मदिन पे रीडिंग डे भी सेलिब्रेट करते हैं। सो वाई वी सेलिब्रेट दैट? क्योंकि उनके जैसा व्यक्ति, ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट। उनके जैसा व्यक्ति ढूंढ के भी नहीं मिलेगा जिन्होंने एकदम, इनकी बचपन कह सकते हैं कि ऐसे जगह पे रहे जहाँ पे लाइट नहीं था, फिर भी उन्होंने इतनी पढ़ाई की, आज वो उस लेवल पे, मीन्स आज वो हमारे बीच में नहीं है, फिर भी आज भी हम उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उनका जन्मदिन हम रीडिंग डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो ही वॉज अवर, मीन्स कह सकते हैं ही वॉज अवर हीरो। एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपति थे जो हमारे। पृथ्वी, अब उन्होंने जो पहली मिसाइल बनाई जिसका नाम था पृथ्वी, इन 1988 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द मिसाइल पृथ्वी एंड इन 1989 द मिसाइल अग्नि। देखिए 1988 में सबसे पहला मिसाइल जो बना था उसका नाम तो पृथ्वी था, और जो दूसरी 1989 में बनी उसका नाम अग्नि था। द एंटायर वर्ल्ड टुक नोट ऑफ इंडिया प्रोग्राम ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर मिसाइल इंडिजियसली। और पूरे वर्ल्ड में ये पता चल गया कि इंडिया भी खुद का प्रोग्राम डेवलप कर रही है न्यूक्लियर मिसाइल्स के इंडिविजुअली। इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP was convinced by and carried out under the leadership of Dr. APJ Abdul Kalam। Defense Research and Development Organization DRDO undertook the task of building this missile। और DRDO जो सबसे बड़ी कंपनी है आज ओझर के नियर अबाउट, DRDO एक कंपनी है जहाँ पे इन सब चीज़ों को सेफली रखा जाता है। पूरा मीन्स पूरे
इत्मीनान मीन्स पूरे कह सकते हैं ना, पूरे सिक्योरिटी के साथ उन चीज़ों को संभाला जाता है, बॉम्ब्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह. सो दैट इज़ डीआरडीओ, जो अब्दुल कलाम जी के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे नाम दिया गया, और जो हमारे लीडर थे एपीजे अब्दुल कलाम जी डॉक्टर, उनके अंडर ये कार्य सारे काम चले. पृथ्वी फर्स्ट अ सरफेस टू सरफेस बैसिलिटिक मिसाइल वाज गिवन टू द आर्मी, और आर्मी को सबसे पहली मिसाइल दी गई जिसे सरफेस टू सरफेस मीन्स सरफेस पे ही जिसका वर्कआउट हो, उससे बैसिलिटिक मिसाइल वाज गिवन टू आर्मी. पृथ्वी 2 was given to the air force while पृथ्वी 3 was given to the navy. अब 3 पृथ्वी मिसाइल्स बनी. जो सबसे पहली मिसाइल थी वो किसे दी गई, एयरफोर्स को, मीन्स जो थी आर्मी को दी गई, दूसरी जो एयरफोर्स को दी गई, और तीसरी जो थी वो नेवी को दी गई. पृथ्वी हैड द कैपेसिटी टू कैरी न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ 500 to 1000 kg. पृथ्वी को ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 150 to 300 किलोमीटर ड्यू टू द न्यूक्लियर बैसिलिटिक मिसाइल. और उसकी जो रेंज दी गई थी वो कैसी दी गई थी, 150 से 300 किलोमीटर ड्यू, मीन्स उतना डिस्टेंस वो क्या ये कर सकती थी, कवर अप कर सकती थी. नाउ वी कैन गो फॉर अग्नि. अग्नि देखने से पहले हम ये पैराग्राफ देखेंगे जो हमने डू यू नो में देखना है. इन 1958 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ was established under the Department of Defense of the Government of India. The objective of this organization was to make India self-sufficient with respect to mean equipments and weapon required for a defense. अब जो भी डिफेंस को रिक्वायरमेंट थी, वेपन्स की थी, इक्विपमेंट्स की थी, वो डीआरडीओ थ्रू होती है. डीआरडीओ एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे डिफेंस रिसर्च से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं. After 1983, this organization developed several missiles under the leadership of Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. Kalam had made a great contribution in the production of missiles. Dr. Kalam is known as the father of the Indian missile program. He is also referred to as the missile man of India, और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी इंडिया में जाना जाता है, और उन्हीं के अंडर ये सारे प्रोग्राम्स रन हुए. Now we can go for our next topic, that is the Agni missile. ये अग्नि मिसाइल. अब इन ऑर्डर दैट चाइना एंड पाकिस्तान गेट एन आइडिया ऑफ इंडियन मिसाइल स्ट्रेंथ एंड इंडिया बॉर्डर रिमेन सिक्योर, अग्नि 1 वाज टेस्टेड. अब जब इंडिया, चाइना और पाकिस्तान जब एक थे, कि वो देख रहे थे, आइडियाज आ रही थी उनको कि किस तरह से वो लोग ये कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि उस समय अग्नि मिसाइल 1 वाज टेस्टेड, वो टेस्ट हुई बॉर्डर पे. दिस मिलिट्री मिसाइल हैड अ रेंज ऑफ 700 किलोमीटर. लेटर अग्नि 2 एंड अग्नि 3 वेर ऑल्सो प्रोड्यूस. अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3. देखिए मैंने आपको इनका रेंज और किलोमीटर्स प्ले लोडेड किस तरह से होती है. देखिए, तो पहली जो मिसाइल थी वो किसने 700 किलोमीटर थी, दूसरी थी 2000 से 1000 का उन्होंने बताया, और जो तीसरी थी वो 3500 उस हिसाब से उसके रेंज था, और उसमें कितना वजन ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे. आकाश एंड नाग मिसाइल. अब आकाश और नाग मिसाइल के बारे में हम देखेंगे. इन 1990 द मिसाइल आकाश वाज डेवलप्ड टू फायर फ्रॉम लैंड इनटू एयर. अब जो आकाश मिसाइल बनाई गई थी वो कैसे डेवलप हुई, सो फायर फ्रॉम लैंड टू इनटू एयर, मीन्स जो लैंड से फायर करके एयर तक ये मूव करती है. दिस मिसाइल हैज अ कैपेसिटी टू कैरी 1720 किलोग्राम एक्सप्लोजिव एट अ सुपरसोनिक स्पीड एंड अ रेंज ऑफ 30 किलोमीटर्स. और उसमें 720 किलोग्राम एक्सप्लोजिव जो सुपरसोनिक स्पीड से रेंज के हिसाब से 30 किलोमीटर रेंज के हिसाब से जो यूज हो सकती है. द मिसाइल नागा वाज मेड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टैंक of the enemy. It is the fire and forget type. India has militarily become secure due to production of missiles. और इंडिया सिक्योर हो गई. ये मिसाइल ऐसी थी कि एनिमी का टैंक डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती थी. तो इस प्रोडक्शन से इंडिया में सिक्योरिटी, मिलिट्री की सिक्योरिटी आ गई. नाउ स्पेस रिसर्च. अब ये स्पेस रिसर्च क्या होता है, space research. In 1961, Indian National Committees for Space Research (NCSR) launched India's first research rocket from Thumbu Electroly Launch Center in Thumbu in state of Kerala. अब ये जो कमेटी बनी, जो इंडियन नेशनल कमेटी NCRS, जो लॉन्च हुई थी इंडिया में, फर्स्ट रिसर्च रॉकेट थम्बू इलेक्ट्रॉल लॉन्चेस सेंटर कहते हैं जिसे, जहाँ से लॉन्च होते हैं रॉकेट. तो ये कैसे लॉन्च हुआ, किस तरह से, ये केरला स्टेट जो थुम्बू करके सेंटर था ये केरला में था. इन 1969 आवर इंडिजियसली बिल्ट रॉकेट रोहिणी 75, जो रॉकेट 75 रोहिणी जो बनी वह सक्सेसफुली लॉन्च. और इस समय उन्होंने क्या है 75 जो रोहिणी थी उन्हें लॉन्च किया, सक्सेसफुली
सक्सेसफुली वो लॉन्च हुई. द नेक्स्ट स्टेज वाज द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट इन 1975 विद द हेल्प ऑफ अ सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन की मदद लेके आर्यभट्ट जो सैटेलाइट था वो छोड़ा गया 75 में. दिस सक्सेस प्रोवाइड द इंडियन साइंटिस्ट कैन इंडिजियसली बिल्ट एंड लॉन्च अ सैटेलाइट ऑल्सो. और इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया के जो साइंटिस्ट है वो सक्सेसफुली कोई भी सैटेलाइट लॉन्च कर सकते थे. इंडियन साइंटिस्ट वेर कॉन्फिडेंट दैट दे कुड एक्वायर द टेक्नोलॉजी फॉर सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम अर्थ स्टेशन एंड टू एक्सेस द वर्क ऑफ द सैटेलाइट. और उन्होंने ये टेक्नोलॉजी का एक्वायर किया और ये मैसेज वो मैसेज सेंड कर सकते हैं अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट का वर्किंग. सो इस तरह से उन्होंने पूरा डेवलप किया. नाउ वी कैन meet on our next part. In next part we can see the Indian Space Research Organization Bhaskar 1, Apple जो ARN पैसेंजर प्लेवुड एक्सपेरिमेंट थी, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स जिन्हें कहते हैं. देन वी कैन लुक एट द टेक्नोलॉजी प्रोसेस, टेलिक्स सर्विसेज क्या थी. इस तरह की हम बहुत सारी चीज़ें हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. व्हेन यू लाइक माय वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स. थैंक यू एंड do the activity properly in your activity notebook.